हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स का ये ऑर्डर निकालने की बात कर रहे थे, ठीक है। उसमें से हम लोग इनिशियल रेट मेथड के बारे में पढ़ चुके थे, बहुत अच्छी तरीके से शायद सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम उसी में दूसरा जो मेथड है हमारा वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, खास करके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जब इनिशियल रेट मेथड की बात किए थे तो वो वाला जो मेथड है ना, उस मेथड से हम लोग बोर्ड लेवल के सवाल को बनाते हैं। ऐसे कंपटीशन के लेवल का भी वो सवाल होता है, लेकिन बोर्ड में अक्सर उसी तरीके का सवाल पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से रिलेटेड जब भी सवाल आते हैं तो वो कंपटीशन में ही दिए जाते हैं, बोर्ड लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बच्चों हम पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें कब लगाना है, किस तरह के क्वेश्चन में लगाना है, या ऑर्डर अगर निकालना है तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड लगाना होगा या इनिशियल रेट मेथड लगाना होगा। तो अगर आप सभी को याद हो तो हम आपको बताए थे कि इनिशियल रेट मेथड जो है वो ऑर्डर निकालने के लिए कब कब हमें यूज करना है। तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आपको अलग अलग टाइम पे अमाउंट देगा, कंसंट्रेशन दे देगा या फिर प्रेशर भी दे सकता है। किसका देगा? तो जो रिएक्शन का रिएक्टेंट है उसका दे देगा आपको। और दूसरा जो डाटा प्रोवाइड होता है वो रिएक्शन का रेट होगा या किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का भी रेट हो सकता है। तो इसमें हम बच्चों शॉर्टकट भी आपको बताए थे और उसका हम बेसिक अप्रोच से भी डील किए थे। दोनों में ही हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब हम शॉर्टकट भी लगाते हैं कि रेट जो होता है या चेंज इन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हर एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, चेंज कंसंट्रेशन का पे पावर उसका ऑर्डर होता है। अगर 2-3 रिएक्टेंट होता है तो हम सबका इफेक्ट एक बार रेट में लिख लेते हैं और सबके कंसंट्रेशन के चेंज के पावर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑर्डर करते थे। तो यहाँ पे भी जो रेट है बच्चों वो हम क्या बताए थे, पूरे रिएक्शन का होता है। तो अगर आपको रिएक्शन का रेट दे रखा है तो सीधा आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट दे रखा तब आपको पहले डिफरेंशियल रेट लॉ जो था, कोएफिशिएंट के साथ रिएक्शन का रेट और ये स्पीशीज का रेट जो रिलेट करते थे उससे हमें पहले चेंज करना था। तो वापस हम यहाँ पे भी आपको एक तरीका बता रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड लगाते कब है, किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ, चूंकि ये ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है तो हम यहाँ पे यही लिखें कि इस मेथड का यूज ऑर्डर निकालने के लिए करेंगे। लेकिन कब करेंगे बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखें। हमको क्या दिया रहेगा, इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। किसके बारे में दिया हुआ रहेगा? रिएक्टेंट के बारे में। हम अब यहाँ लेके रिएक्टेंट लिखें तो हम जो भी चीज यहाँ पे आपको लिख रहे हैं वो जनरल क्वेश्चन को देखते हुए लिखते हैं। कोई जरूरी नहीं होता रिएक्टेंट ही दे, हो सकता है प्रोडक्ट का भी अमाउंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन हम हमेशा रिएक्टेंट का सवाल करते हैं और अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का देगा भी तो हम कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट के अमाउंट से रिएक्टेंट का अमाउंट वापस कैलकुलेट कर लिया जाए उसी टाइम इंटरवल में। कारण क्या है कि हम जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जो हम लोग डिफाइन किए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिएक्टेंट मेंशन किए हैं। कोई जरूरी नहीं है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। हो सकता है वो प्रोडक्ट का भी डाटा आपको प्रोवाइड करें तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड लगा रहे हैं और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जो हम पार्टिकुलरली यूज किए हैं सवाल में या थ्योरी में वो सब का सब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाला गया। आप चाहें तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादातर सवाल आपको रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं ध्यान रखना कि हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट का ही डाटा देगा। तो एक कॉमन सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज लिखा गया। अब सोचिए रिएक्टेंट का क्या दे सकता है, तो वो आपको परसेंटेज डिकम्पोजिशन दे सकता है या डायरेक्ट अमाउंट दे सकता है, बचा हुआ अमाउंट। ये कंसंट्रेशन, प्रेशर वो मेंशन भी कर चुके हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में।
और ये हम एक एग्जांपल में तो आपको दिखा रहे हैं कि इसमें डाटा क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों। इसमें डाटा देगा, आपको बहुत सारा टाइम मेंशन कर देगा और उस टाइम पे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का आवश्यकता, ध्यान रहे हम बार बार अभी रिएक्टेंट के ऊपर ही लेते हैं क्योंकि ज्यादातर सवाल 90 to 95% सवाल रिएक्टेंट के ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, हम डायरेक्ट बचा हुआ अमाउंट ही मान रहे हैं। अब देखिए t इक्वल्स टू 0, जब भी t इक्वल्स टू 0 का डाटा है समझ जाएंगे इनिशियल वैल्यू होगा। कंसंट्रेशन है तो ये 0 है अभी, किसी टाइम t1 के बाद कुछ समय बीत गया तो बच्चों कितना आ जाएगा a1, फिर किसी समय के बाद t2। इस तरीके से बहुत सारा आपको डाटा दिया हुआ रह सकता है। हमें तो इनिशियल के अलावे दो टाइम का कोई भी डाटा चाहिए होता है। अब 2 3 4 5 दिया रहा है, कोई जरूरत नहीं, आप सभी डाटा को यूज करें। कम से कम इनिशियल के बाद 2 टाइम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम लोग बहुत सारा डाटा प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये आपका जो है ना वो क्वेश्चन का पार्ट हुआ। ऐसा डाटा आपको दे देगा, कहेगा बताइए कि ये जो डाटा दिया हुआ है इसको एनालाइज करके बताएं कि ये किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा हो सकता है। तो इसका मेथड क्या होता है बच्चों। तो अभी तो हम आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड समझा रहे हैं, तो पहले भी इसका थ्योरी समझा देते हैं। लेकिन हम अब यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि जब भी आपको ऐसा सवाल आए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड आप डायरेक्ट पहले यूज ना करें, इससे बचें। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, खास करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लॉग सॉल्व करना पड़ता है। तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बिना लगाए सवाल को बनाए। तो हम यहाँ भी आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, एक्चुअली वो हम पढ़ा भी चुके हैं आपको प्रॉपर्टीज में, और हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं शुरू से ही। इस प्रॉपर्टी का यूज हम आगे करेंगे, उसका यूज हम लोग नहीं किए थे। तो उन दोनों प्रॉपर्टी का यूज अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन में करते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड समझा देते हैं। कारण क्या है कि वो जो प्रॉपर्टी होता है वो एक खास डाटा के अनुसार ही लगता है। अगर मान लीजिए वैसा डाटा आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तब तो आपको बेसिक से ही जाना होगा। वो क्या हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सवाल आपको प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड मिलेगा। फिलहाल हम इसको आपको बता रहे हैं कि कैसे लगाना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, किसी टाइम टी के बाद रिएक्शन मेंशन रहेगा, A2 प्रोडक्ट इस तरीके से, और ये डाटा कलेक्ट किया गया है। बच्चों ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखें। लेकिन ये हम अभी रिएक्टेंट का मान रखते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, इसके लिए हम पहले ही मानते हैं। इस मेथड का दूसरा नाम क्या बताया गया था, हिट एंड ट्रायल। अब जैसे देखिए मैथ में इक्वेशन सॉल्व करते होंगे, क्यूब वाला याद होगा सबको, x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 बराबर, मान लीजिए कुछ ऐसा 0 दे दिया है, स्क्वायर वगैरह हो सकता है, मतलब मान लीजिए मैथ का सिंपल इक्वेशन है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते थे पता है, पहले हम लोग इसमें x का वैल्यू पुट करने के लिए बताया जाता है, एक रूट खोजते थे हम लोग। कभी 1 पुट करके देखें, कभी -1 पुट करके देखें, कभी 2, कभी -2, इस तरीके से हम एक रूट इसका खोजते हैं रैंडमली हिट एंड ट्रायल से, और जिसको जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाता है हम बोलते हैं कि एक रूट है, तो उसको हम लोग उसी तरीके से बना लेते हैं। सेम तरीके का बच्चों यहाँ पे भी कंसेप्ट लगाना। आपको ये डाटा दिया हुआ, हमें नहीं पता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, तो चूंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है इसलिए ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये या तो फर्स्ट ऑर्डर में आ जाए या 0 ऑर्डर में आ जाए। अब क्या ये हमेशा जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं, हो सकता वो सेकेंड ऑर्डर में भी जा सकता है। लेकिन चूंकि हमें फर्स्ट और 0 ऑर्डर रिएक्शन का ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना होता है, इसलिए सवाल ज्यादातर आपको या तो 0 में मिल जाएंगे या तो फर्स्ट ऑर्डर में मिलेंगे। हो सकता है कभी सेकेंड ऑर्डर का भी आपको लगाना पड़े, बिल्कुल लगाना पड़ सकता है। इसीलिए हम nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद रखते हैं इसी सब क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये डाटा दिया हुआ, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ये हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान ही ना सकते हैं। तो हम एक बार ऐसा मान लेते हैं, चलो ठीक है, एज्यूम कर लो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे x बराबर -1 अगर सेटिस्फाई किया तो उसका एक रूट हो जाएगा। तो सेम तरीके से हम क्या किए हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लिए। हम कहते हैं क्या कि किसी भी 2 टाइम इंटरवल के लिए k का वैल्यू निकालो।
तो हम कह रहे हैं कि K1 निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब 0 से T1 सेकंड तक चला गया। तो बताएं इंटीग्रेटेड रेट लॉ बच्चों क्या होता है? 1/T1 या 1/T ln A0/AT होता था। तो हम T1 समय के बाद निकालना चाह रहे हैं, तो AT भी क्या रखेंगे? T1 टाइम के बाद ही रखेंगे। तो बचा हुआ अमाउंट T1 टाइम के बाद कितना है? A1, तो A1 लिख दिए। K2 बराबर कितना हो जाएगा? सिमिलरली हम T2 टाइम पे लगा रहे हैं, तो T2 टाइम के लिए 1/T2 ln A0/A2। A2 क्या है? T2 टाइम के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट। सिमिलरली हम तीसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं। अगर कोई तीसरा नहीं भी बनाएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हम इसमें और क्या कर सकते थे, हम इन्हीं दोनों को यूज कर सकते हैं। अब सोचें कि हमें ये पता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कंसंट्रेशन चेंज हो जाने से के का वैल्यू अलग अलग आएगा? क्या अलग अलग तो नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि मान लो अगर तुम इसको फर्स्ट ऑर्डर माने थे और उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाने से जो के आएगा, दो बार के आपको कम से कम निकालना है। सिर्फ 3, 4, 5 टाइम पे निकाल लें, लेकिन कम से कम आपको 2 टाइम पे के निकालना, किसी भी 2 टाइम पे आप के निकालना है, ठीक है। अब ये जो के आ रहा है, आपको कहेगा यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा वैल्यू लगाना होगा? के इंटू T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इसलिए हम लोग सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं। अगर ये दोनों K1 और K2 इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर K1 और K2 इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। इसीलिए इसको हिट एंड ट्राई बोलते हैं, हम लोग आइडिया लगाते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों इसलिए ऐसा लिखे हैं कि अगर निकालने के बाद ये तीनों हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि क्या K1, K2 और K3 इक्वल आ रहा है या ऑलमोस्ट इक्वल भी अगर आता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा बच्चों, तब हम लोग फिर इसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं मान सकते हैं। तो हम बोलते हैं क्या, अगर ऐसा आता है तो एजम्पशन हमारा वैलिड है। एजम्पशन वैलिड होने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या माने थे एजम्पशन में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब कभी कभी क्या आता है, के का वैल्यू भी आपको पूछ देगा, तो अगर मान लीजिए सब इक्वल आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है तो हम कौन सा वैल्यू आंसर करेंगे? तो इस केस में हम बताए भी थे आपको पीछे भी कि जब भी के इक्वल नहीं आए, लगभग आ रहा हो, तो फाइनल जो आंसर करते हैं उन सबका क्या करते हैं? एवरेज वैल्यू करते हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा? प्रैक्टिकली तो होना नहीं चाहिए था। K1, K2, K3 एग्जैक्टली सेम आना चाहिए था, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस कभी कभी सवाल में आता है। तो सवाल में किसके वजह से आता है? एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से आता है कि हम हो सकता है T1 टाइम के बाद जो A1 जितना निकाले हैं वो उतना नहीं रहा होगा या एग्जैक्टली मेजर नहीं हो पाया होगा, तो आपको क्या दिखेगा? कुछ एरर दिखेगा, एरर आ जाएगा, जिसके कारण एग्जैक्टली ये तीनों इक्वल नहीं होंगे बच्चों। अब सोचें कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर सेटिस्फाई कर जाता तो कहानी हमारा यहीं खत्म। अगर मान लीजिए नहीं करता तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लगाना पड़ेगा। ऐसे आप पहले कोशिश करें जीरो ऑर्डर लगाने का ही, चूंकि अगर जीरो ऑर्डर में ही आ गया तो इतना कैलकुलेशन करने से क्या हो जाएंगे बच्चों? बच जाएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इसका। ऐसे कोई रूल नहीं है कि आप इसको चेक करें, लेकिन हम ज्यादातर सवाल में बोलेंगे आपको कि आप पहले जीरो ऑर्डर को ही लगाएं। इसका पर्पस है क्योंकि ये जो डाटा है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले ही सॉल्व किया और यही सेटिस्फाई हो गया तो इतना कैलकुलेशन करने से बचेंगे, टाइम आपका सेव हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ भी इन तीन फॉर्मुलेशन निकालेंगे। ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखे बच्चों किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब सॉल्व करके देखेंगे तो AT बराबर A0 माइनस KT ही दिखेगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो समझ जाएंगे कि ये जीरो ऑर्डर। आपको किसी दिमाग में आना होगा कि ये भी नहीं हुआ तब तो आपको फिर सेकंड ऑर्डर जाना होगा या फिर थर्ड ऑर्डर जाना होगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब सोचे कि जो चीज आपको बताया गया, आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर एग्जामिनेशन में पूछते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं, कंपटीशन में पूछते हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें। तो वहां पे जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज याद नहीं होगा या जिन बच्चों को प्रॉपर्टी एनालाइज करने नहीं आता होगा, वो इसी मेथड से जाएंगे और अपना बहुत कीमती समय बहुत ज्यादा इसमें वेस्टेज करेंगे, तब जाकर उनका सवाल बनेगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो हम अभी प्रॉपर्टियां को बताने जा रहे हैं हो सकता है वो नहीं भी लगे, इसलिए आपको ये मेथड फाइनली याद रखना ही पड़ेगा कि 2-3% सवाल में आपको लगाना पड़ सकता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर इसके ऊपर हम सवाल करते हैं, आपको समझ आएगा कैसे कैसे करना है।
अब देखिए बच्चों, ये जो सवाल दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ें और समझ के करने की कोशिश करें, ठीक है। हम इसको कैसे करते हैं वो भी आप देखें, अगर करना चाहें तो पॉज करके कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल को हम ऑब्जेक्टिव लेवल पे कैसे बनाएं, ठीक है। सब्जेक्टिव तो आपको हम समझा चुके, वो बहुत लेंदी होने वाला है। अब जैसे देखें, क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरीके का होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ 1 2 3 जितना भी दे सकता है, ऐसे हम आपको क्या बोलेंगे, t इक्वल्स टू 0 के अलावा हमें 2 टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। वो जितना डाटा दे दे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कम से कम 2 टाइम होना चाहिए इक्वल्स टू 0 के अलावा, जिससे हम कोई भी के निकाल सके। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि आप कोई भी ऑर्डर रिएक्शन लगाएं तो सब में आपको पता होगा कि इंटीग्रेटेड रेट भले वो डिपेंड करे ना करे, लेकिन सब में इनिशियल कंसंट्रेशन आता ही आता है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन और एक दूसरा टाइम का जरूरत होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन और फिर एक टाइम को जब हम यूज करेंगे तब जाकर हमारा एक के वैल्यू आएगा, फिर दूसरा के निकालने के लिए फिर से एक टाइम चाहिए होगा। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि चूंकि हमें कम से कम 2 टाइम के लिए के निकालना होता है, इसीलिए हमारा जो डाटा भी होगा ना, कम से कम अगर प्रोवाइड होगा तो आप जब भी देखेंगे तो यही होगा t इक्वल्स टू 0 के अलावा कम से कम 2 टाइम होगा। फिलहाल अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, आप जैसे यहाँ पे देखें, कह रहा क्या कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे ये गैस x जो है, ये कोई अननोन गैस है, ये डिकम्पोज हो रहा है। इक्वेशन आपको दे दिया गया है। फिर कह रहा क्या कि px जो है, px होगा कहीं डाटा मेंशन, आप देखिए यहाँ पे ये मेंशन है, ये मिनट में टाइम है बच्चों, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या कि ये जो px है वो पार्शियल प्रेशर है, किसका है, x का। अब देखिए यही डाटा आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो डाटा दिया हुआ है हमें, वो क्या दिया हुआ, तो x का पार्शियल प्रेशर है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही दिया हुआ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब सिर्फ उसी का प्रेशर है, ठीक है। किसी टाइम t के बाद ऐसे ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा, ये सब हम एनालाइज करेंगे अभी प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिलहाल ये इतना समझ में आ गया कि रिएक्टेंट का दिया हुआ है प्रेशर। तो हम जब थ्योरी में आपको बताए थे, यही तो बताए थे आपको कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में वो इंफॉर्मेशन देगा। गैसेस होगा तो प्रेशर भी दे सकता है या फिर कंसंट्रेशन उसका दे सकता है, हो सकता है कि वो बचा हुआ अमाउंट दे, या हो सकता है वो परसेंटेज डिकम्पोजिशन या हर एक टाइम में कितना घट जा रहा है वो भी दे सकता है। तब क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर्ली पढ़ें, ये नहीं कि हम एक सवाल जैसा बना दें उसी पैटर्न पे आपको शुरू हो जाना है। क्वेश्चन में बार बार डाटा चेंज कर सकता है, इसलिए ध्यान दें कि हम हमेशा क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रिएक्टेंट का बचा हुआ, चाहे वो प्रेशर हो या फिर कंसंट्रेशन हो, ठीक है। अब देखें कि क्या क्वेश्चन में रिएक्टेंट का बचा हुआ ही दिया हुआ या कोई और दूसरा चीज प्रोवाइड किया हुआ। अगर कोई दूसरा चीज प्रोवाइड किया हुआ तो हमारा पहले मोटो यही होगा कि हम उससे रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन निकालें कम से कम 2 टाइम के ऊपर। फिलहाल वो करने का जरूरत यहाँ हमें नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये बचा हुआ ही होगा उसका प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर दिया है। अब अगर मान ले यहीं पे पार्शियल प्रेशर यूज ना करके कहता क्या कि px जो है ना वो टोटल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर में इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर सब का आता। इसका मतलब हम जो मेथड सीखे हैं वो हम अभी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें तो सिर्फ x का प्रेशर चाहिए था। फिलहाल ये x का ही दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये रेंडमली जानना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले या तो हम इसमें 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लगाएंगे, k का 2 बार वैल्यू निकालेंगे। सबको समझ आ रहा होगा कि अगर हम k निकालें तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, a0 माइनस 80। तो a0 मतलब इतना, 80 मतलब इतना, इन दोनों का डिवाइडेड क्या करेंगे 100, ठीक है। k का एक वैल्यू आया। फिर हम करेंगे k2 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फिर से a0 लेंगे, तो a0 तो इतना ही रहेगा। फिर 80 किस टाइम के लिए निकालना है, 200, तो ये घटाना होगा, फिर इतना डिवाइड इतना कर लेंगे। अगर मान लीजिए दोनों सेम आ रहा है तो पता चल गया कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि नहीं आया तब हमें मालूम अब जाना पड़ेगा किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इसमें लगा सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन a0/80 की जगह p0/pt रखेंगे, चूंकि वो रेशियो है, पहले बता रखें कि इसमें आप कुछ भी यूज कर पाएंगे, प्रेशर का रेशियो हो, वॉल्यूम का रेशियो हो, मास का रेशियो हो, कोई भी रेशियो चलेगा, तो आप उससे भी यूज करके बना सकते हैं। तो हम आपको एक तरीका बता दिए, लेकिन हम वो तरीका लगाने नहीं जा रहे हैं।
अब थोड़ा ध्यान से सुने सभी लोग, ये ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत जल्दी ये सवाल बन जाएगा। हम सवाल बनाने से पहले आपको दो प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो नोट्स में आप जाके देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रॉपर्टीज, वहां पे हम लिखाए हुए हैं कि हम पहले अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो हम जीरो ऑर्डर में लिखाए हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा तो किसी इक्वल टाइम, अब देखिए यही पे इसका कंडीशन है, हमें कब ये लगाना कब नहीं लगाना, इक्वल टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट को अगर हम एनालाइज करें, बचे हुए डाटा को अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये पता चला था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वल टाइम के बाद जो डाटा बचता है रिएक्टेंट का वो किस तरीके का सीरीज बनाता था, एपी सीरीज बनाता है। और इसी तरीके का एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आपको लिखाया गया है इक्वल टाइम इंटरवल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब भी आप सवाल इस तरीके का बनाएं, आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो पहले देखें कि क्या टाइम का इंटरवल इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल नहीं होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे ही जाना होगा। फिलहाल अब देखें कि ये क्या है जीरो, ये कितना लिया 100, फिर कितना हो गया 200, इसका मतलब ये सबका इंटरवल कितना बच्चों 100 का है, इसीलिए हम क्या करेंगे जल्दी से प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब देखें कि ये इक्वल टाइम के बाद कितना है 400, फिर ये कितना हुआ ये 800, फिर ये कितना 400, फिर ये कितना है 200। इसका मतलब सोचें कि इक्वल टाइम इंटरवल के बाद जो डाटा बच रहा, मतलब जो डाटा बचा वो कितना 800, ये कितना बचे 400 और ये है 200। अब सोचिए ये जो बचा हुआ है वो कैसा सीरीज बना रहा है, एपी है या जेपी है। तो एपी सीरीज के लिए क्या बताया गया, दो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना रहा 400 का, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना रहा 200 का, क्या सेम आया, नहीं आया ना, इसका मतलब ये एपी सीरीज नहीं है। हम देखते क्या ये जीपी सीरीज है क्या, तो जीपी सीरीज में दो का रेशियो ले रहे हैं। अब जैसा रेशियो यहाँ ले रहे हैं वैसा वहां भी लेंगे, अगर इसमें इसको डिवाइड करें फिर इसमें इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसमें इसको डिवाइड करें फिर आगे वाले में पीछे वाले को करेंगे। तो अब देखें 800 बटा 400 अगर हम लेके देखते हैं ये कितना रहा बच्चों 2, तो हमें अब फिर से कितना लेना चाहिए था 400 बटा 200 ही लेना चाहिए, ये भी कितना हो गया 2। इसका मतलब ये जो कॉमन रेशियो वो क्या रहा सेम आ रहा, इसलिए ये ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर। ये कितने ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। देखें 1 मिनट में आंसर आ गया ना। तो वो प्रॉपर्टी आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना। क्या आप इसी तरीके से वहां पे एनालाइज कर सकते हैं, क्या जल्दी से इसको ट्राई करें तो चलो देखें बच्चे, ये बन गया सभी लोगों से, हम इसको करते हैं। अब देखें जब भी आपको इक्वल टाइम इंटरवल आ जाए तो हम आपको क्या बता रहे हैं, फाइनली आप ध्यान से देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे। जब भी आपको डाटा दे टेबल के फॉर्म में, ठीक है, कंसंट्रेशन दे, प्रेशर दे, टाइम अलग अलग दे, रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, पहले आप कोशिश करें कि देखें कि रिएक्टेंट का बचा अमाउंट दिया हुआ नहीं है, पहला तो ये ध्यान दें, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला टारगेट आप यही रखें कि रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट हम किसी न किसी तरीके से निकालें। उसके बाद देखिए कि जो टाइम दिया हुआ है क्या वो इक्वल इंटरवल का दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर इक्वल टाइम इंटरवल का दिया हुआ है तब तो हमारा सवाल बहुत आसानी से बनेगा। और करना क्या है, हमें वापस वही फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का प्रॉपर्टी पहले ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इसी सवाल को अगर हम देखें तो देखिए ये कंसंट्रेशन दिया हुआ, क्या रहा कि एक रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, आर का कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पे दिया हुआ, कह रहा बताइए किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हमारा सबसे पहला ध्यान गया कंसंट्रेशन पे, क्या रिएक्टेंट का ही है, बचा हुआ है, बचा हुआ एक काम तो हमारा दिया हुआ। दूसरा हमारा जाता टाइम के ऊपर। अब यहाँ देखिए 0 से शुरू किया 1 m से, 0.05 के बाद ये 0.75 हो गया, उसके बाद अभी 0.12 गया है। तो अब इन दोनों का इंटरवल देखें और इन दोनों का इंटरवल देखें, क्या लग रहा है आपको कि दोनों का इंटरवल सेम है क्या, दोनों का इंटरवल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से करना चाहेंगे, ठीक है। अब सोचे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से अगर करते हैं तो आपको उसमें हम क्या बताएं कि आप पहले कोशिश करें जीरो ऑर्डर निकालने का, और इसका हम रीजन भी आपको समझा रहे हैं।
क्योंकि चूंकि हमारे सिलेबस के अंदर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है, इसीलिए ज्यादातर सवाल जो आके अटकेंगे वो जीरो ऑर्डर के होंगे या तो फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, लेकिन हम कंफर्म ये नहीं बता सकते कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। हो सकता है वो सेकेंड ऑर्डर का भी कभी कभी दे दे, लेकिन ज्यादातर सवाल आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में ही मिलेगा। तो इसीलिए हम चाहते क्या ना, जब हिट एंड ट्रायल ही लेना है तो आसान वाले पे क्यों ना ले, क्योंकि अब ऐसा भी मत कीजिएगा कभी कि अगर जीरो ऑर्डर चेक कर लिया जीरो ऑर्डर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का डाटा दिया हुआ होगा, तो ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि जीरो नहीं हुआ तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो हम ज्यादा चांस होता है कि या तो जीरो होगा या तो फर्स्ट होगा, नहीं तो वो सेकंड भी आ सकता है, इसलिए ऐसा कोई स्टेटमेंट ना ध्यान रखें। अब सोचें कि अगर ये जीरो ऑर्डर के लिए हम पहला चेक करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए आपको के लिए क्या बताया गया था, याद है? के लिए बताया गया ए नॉट माइनस 80 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं टी, ठीक है, यही है के। तो अब सोचें कि ए नॉट अगर रखते हैं तो ए नॉट आपको कितना है, ये 80 कितना है 0.75 डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है टी 0.05। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, देख लें। अब हम K2 निकालते हैं सेकंड टाइम पे, सेकंड टाइम में क्या करेंगे, फिर से ही रखेंगे ए नॉट का वैल्यू बच्चों देख लें कितना हो जाएगा 1, 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.40 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 80। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो ये तो 0.60 आ जाएगा, डिवाइड बाय टी का वैल्यू कितना रखेंगे 0.15, वापस ये देखिए कितना आ गया टी, ये 5 ही आ गया। इसका मतलब है कि Q1 बराबर K2 आया है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर मान के हम लोग किए। कैसे पता चला, क्योंकि इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर का, देयरफॉर ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, जीरो हो गया। कोई कह सकता था कि थोड़ा सा तो डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखिए कितना हो गया 0.5 का, ये डिफरेंस कितना हो गया 0.7 का हो गया, ये डिफरेंस कितना हो गया 0.6 का हो गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल नहीं, इसलिए हम प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकते, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल पे ही लगता प्रॉपर्टी, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से जाएंगे। इसलिए हम आपको बताएं कि दोनों ही जरूरी है, लेकिन हम पहले कोशिश करते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब आपको ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का कोई भी सवाल आए हम कैसे बनाएंगे। ये नहीं याद रखना कि आपको ये सवाल बन गया ऐसे बनाना, कोई भी डाटा देगा एनालाइज करना होगा आपको को किस तरीके का डाटा दिया हुआ, तो आप इसको ट्राई कर ले। फिर से देखेंगे कि यहाँ पे सवाल दिया हुआ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा कि NO का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, गोल्ड सरफेस के ऊपर, हमें रिएक्शन से कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए रिएक्शन यहाँ दिया हुआ भी नहीं है। अब यहाँ देखिए नया चीज क्या दिया, टाइम देखें 15, 30, 45, ये समझ में आ रहा होगा। तो कम से कम ये सब क्या इक्वल टाइम इंटरवल है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें तो इक्वल टाइम इंटरवल कम से कम 2 डाटा का जरूरत होता है बच्चों, ठीक है, तो हम 2 का ही निकाल लेंगे। तो फिलहाल हमें इतना सारा टाइम दिया हुआ है, लेकिन उतने का हमें जरूरत भी नहीं है, हमें तो 2 से 3 टाइम का जरूरत होता है। जीरो का ये तो नहीं दिया हुआ है जीरो का, तो कोई भी हमें 3 टाइम का जरूरत है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते, कह रहा डायरेक्ट कि 15 सेकेंड के बाद परसेंटेज डिकम्पोजिशन है, ये ध्यान रखें। अगर कोई इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी लगाएगा और ये सीधा हम लोग 80 की जगह रख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यही चीज आपको बार बार कहते हैं कि हमें जो जरूरत होता है वो रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट होता है। तो हम सोच रहे हैं टाइम इंटरवल तो चलो इक्वल मिल गया, ये काम तो बहुत आसान होने वाला है, लेकिन अब हमें यहाँ जो डाटा चाहिए था वो रिएक्टेंट का बचा हुआ डाटा चाहिए था। हम सोचे कि यहाँ आपको क्या दिया, परसेंटेज डिकम्पोजिशन दे रखा है, इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसका मतलब है हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें 80 का वैल्यू निकालना चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो अल्फा दिया हुआ, अल्फा बराबर सबको पता होगा कि किसी टाइम टी के बाद कितना घट जाता है, तो ये होगा बच्चों मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करते हैं इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन, जो भी लेना चाहे हम ले सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो हम सोचिए परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दिया हुआ 17, तो क्या अल्फा का वैल्यू 0.17 हो जाएगा क्या, बराबर मोल से डिसोसिएटेड, मान लीजिए x मोल डिसोसिएट हुआ, इनिशियल मोल इसका कितना होगा नहीं दिया हुआ, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, 100 ही मान लेते हैं, जल्दी जल्दी कट जाता। तो इसका मतलब x बराबर आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा बच्चों, देख लें 17।
अब सोचें कि जब इनिशियल अमाउंट 100 है, इनिशियल अमाउंट कितना मान लिया हम लोग 100, इनिशियल अमाउंट कितना होगा बच्चों 100। मानने को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानने से हमारा डाटा क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब देखें x बराबर 100, अब हम एक नया डाटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम अब एक नया डाटा यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो डाटा चाहिए वो दिया हुआ नहीं है। अब हम लोग देखें क्या करेंगे, इतना टाइम तो जाना भी नहीं है, हमें ये टाइम हो गया, ये कितना हो गया बच्चों 15, ये 30 और ये 45, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट, लेफ्ट रिएक्टेंट, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब सोचें जब क्या रहा है कि रिएक्शन 17% डिकम्पोज कर जाएगा, तो बताएं कि वो कितना बच जाएगा। तो 100 में से कितना घट चुका है, 17 घट चुका है। तो सोचिए 100 में से अगर हम 17 को घटा दें तो ये कितना बच जाएगा, आपको इतना बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते बच्चों, ऐसे लिख लिए। अब सोचे कि ये 32% घटा, तो इनिशियल 100 इसका मतलब सीधा 32 घटा है, तो अब सीधा सीधा इसी से क्या करेंगे 100 में 32 घटा दें। तो 100 में अगर हम 32 घटा दें तो ये कितना आ रहा है, ये 6 68 हो गया, तो ये आ गया हमारा 68। फिर उसी तरीके से 45.5। तो सोचे हम अब क्या करेंगे बच्चों, 100 में कितना माइनस कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सबको शायद समझ में आ रहा होगा बात। अब सोचे कि ये तो आ गया यहाँ 9, तो ये 5, और फिर यहाँ पे 9, तो ये 5, तो ये कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब आप सोचे ऐसा कि अगर आपको हम बताएं यहाँ पे कि ये इक्वल टाइम इंटरवल पे डाटा कलेक्ट हो गया, अब इसी डाटा को तो एनालाइज करना। अब अगर आप इस डाटा को एनालाइज करेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे क्या कि ये दोनों डिफरेंस ले रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। आपको पता चल रहा होगा कि इक्वल नहीं आ रहा, डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सीरीज नहीं बना रहा। लेकिन अब इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे जरा, जब इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब डिवाइड कर ले, हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉमन रेशियो क्या है, ये कॉमन रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। और बताएं अगर इक्वल टाइम इंटरवल पे डाटा अगर कॉमन रेशियो सेम कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सीरीज बना रहा है, जीपी सीरीज बना रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सीरीज है बच्चों, जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज होने का मतलब कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ये किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। तो हम समझते हैं यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का कैसा सवाल आएगा और इसको हम कैसे बनाएंगे। हम फाइनल एक बार आपको फिर से रिपीट करेंगे, आप सभी लोग ध्यान से सुने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑर्डर निकालने दिया जाए तो पहले दो चीज देखें, क्या टाइम जो दिया हुआ वो इक्वल इंटरवल का दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर आपको इक्वल टाइम इंटरवल का दे दिया गया है तो आसान होने वाला है सवाल। अगर वो 0 और फर्स्ट ऑर्डर में आता तो सेकंड ऑर्डर का ऐसा कोई हम प्रॉपर्टी पढ़े नहीं है, ठीक है, होता तो होगा उसमें भी, लेकिन हम लोग चूंकि सेकंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं किए हैं, इसलिए उसके लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड ही लगा देंगे। अगर इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन निकालना आपको, ठीक है। अगर दिया हुआ डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप निकालें। जैसा कि यहाँ देखें डायरेक्ट नहीं दिया, परसेंटेज डिकम्पोजिशन दिया। अब इसी को कोई इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से सॉल्व करेगा, बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है। जबकि हम क्या किए, बहुत आसानी से 100 में सबको घटाते चले जाएंगे, ये डाटा मिल जाएगा और इस डाटा को क्या करना, डिवाइड कर देना और डिफरेंस ले लेना। तो यहाँ डिवाइड करके आप देखेंगे तो जीपी सीरीज बन रहा, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ऑर्डर निकालने के लिए। बाकी जो और बच रहा है उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। तो आप इस तरीके के सवाल और बना सकते हैं। ऐसे हम सारा चीज आपको बता चुके जो इसमें पॉसिबल हो सकता था। तो आप इन सारे सवाल को और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बुक वगैरह से और करें सवाल, इसमें बहुत सारा सवाल आपको मिलेंगे।